ये बदलवा दीजिएगा ना, अगर चेंज हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। ये चेंज करवाइए आप, हेड ऑन दिस। ठीक है, मध्य प्रदेश, इसकी इंपॉर्टेंस बस समझो। पहली चीज़, अगर इसकी इंपॉर्टेंस समझ गए तो कह दिया कि एमपी अगर अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो ना प्री में दिक्कत आने वाली, ना मेंस में दिक्कत आने वाली, और इंटरव्यू में तो नहीं आएगी गारंटेड। कैसे? अगर मैं सिंगल सा अगर प्री को लेकर के चलूं तो प्री में प्रश्नों की संख्या 100। इस 100 प्रश्नों में से अगर मैं सिर्फ एमपी की बात करूं तो 38 से लेकर के 45 तक के प्रश्न आने की पूरी संभावना है सिर्फ एक सब्जेक्ट से। जहां तुम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, करंट पूरा पढ़ के जाओगे तब हो सकता है 35 या अपने आ जाए कितने 30 मार्क्स पर, लेकिन सिंगल सब्जेक्ट दे रहा है 38 से 45 प्रश्न देगा। अब वो चाहे प्रत्यक्ष तौर पर हो सकते हैं या अप्रत्यक्ष तौर पर यह तय है कि एमपी से प्रश्न आने की पूरी संभावना क्या आती है किसमें, प्री में। अब जिसका अगर एमपी जैसा सब्जेक्ट अच्छा, तो ये गारंटी है कि मेंस निकलने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं कह रहा हूं कि एमपी अच्छा होगा तो मेंस तुम्हारा क्या प्री निकल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। पर अगर एमपी अच्छा नहीं है तो मान लो कि रुक जाएगा। समझ पाए क्या? कि अच्छा कर लोगे तो चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्री में सेलेक्ट होने के, ताकि मेंस लिख करके आओगे। और नहीं अगर खराब है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। दूसरा सिनेरियो आता है किसका? मेंस का। भाई मेंस का कैसे? मेंस में पेपर नंबर 1 सबने सुना होगा। अच्छा, पेपर पता है ना कि पहले पेपर में क्या आता है, दूसरे में क्या आता है? कोई ऐसा जिसको नहीं पता हो दोस्त? सबको पता है? अरे एक साथ बोल दो ताकि सबसे ना पूछना पड़े मुझे। हाँ ठीक है, तो पेपर नंबर चाहे तुम्हारा फर्स्ट हो, अब उसमें तुमसे हिस्ट्री भी पूछ रहा है, ज्योग्राफी भी पूछ रहा है। क्या एमपी की हिस्ट्री हो सकती है? क्या एमपी की ज्योग्राफी हो सकती है? तो क्या एमपी से प्रश्न नहीं आएंगे? आएंगे। प्रॉपर यूनिट बना करके दे दी उसने कि मैं एमपी से तो पूछूंगा ही, चाहे इतिहास हो चाहे तुम्हारा भूगोल हो। क्या जो दूसरा पेपर है जिसमें एक तरफ पूछ रहा है पॉलिटी और दूसरी तरफ तुमसे पूछ रहा है सोशियोलॉजी, क्या पॉलिटी अगर सेंटर में अगर प्राइम मिनिस्टर है तो हमारे यहाँ पर क्या सीएम नहीं है? सॉरी, वहाँ पे अगर कौन बैठा है प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे यहाँ कौन? सीएम। क्या सेंट्रल में अगर बैठे हैं कौन? राष्ट्रपति, तो क्या यहाँ पे राज्यों में राज्यपाल नहीं है? क्या अगर वहाँ संघ लोक सेवा आयोग है तो क्या हम यहाँ अपना क्या एमपीपीएससी नहीं है? तो प्रश्न पहले भी बनते थे, अब पहले और अब में सिर्फ अंतर इतना है कि अब उसने प्रॉपर स्पेसिफाई किया है कि एमपी से मैं पूछूंगा। आते पहले भी थे, अब उसने यूनिट बढ़ा करके ये तय कर दिया है कि पूछना तय है। तो मेंस में पेपर नंबर 2 से भी आएंगे। क्या सोशियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ हम सेंटर की पढ़ सकते हैं? क्या समाज वगैरह, संस्कृति वगैरह? क्या एमपी की अपनी कोई सामाजिक स्थिति नहीं है क्या खुद की? क्या यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र नहीं है? क्या यहाँ पर क्या बोल सकते हो, लोकनाट्य, लोक नृत्य क्या जैसी चीज़ें नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या समाज का हिस्सा नहीं है वो? हाँ अभिषेक, बस एक ब्लैक कॉफ़ी पिला दो बस। ठीक है, तो मेंस में पेपर नंबर 2 से भी आने के पूरे चांसेस। क्या पेपर नंबर 3 जहां पर पार्ट ए में बात चल रही है इकोनॉमी और पार्ट बी में बात चल रही है किसकी? साइंस की, तो क्या इकोनॉमी केवल सेंटर की है? एमपी की है? क्या जीडीपी केवल सेंटर की हो सकती है? क्या स्टेट की नहीं हो सकती? क्या योजनाएं केवल सेंटर के लिए चलाई जा रही हैं? क्या स्टेट के लिए वो योजनाएं नहीं हो सकती? अरे बिल्कुल हो सकती है। तो इकोनॉमी से भी एमपी में आने के पूरे चांसेस। यूनिट ही बना करके रखी है उसने अलग से। कौन सी यूनिट? नंबर 3 और 4। सिलेबस आपके पास है, प्लीज़ खोल के रखें। उस पर घर में जा करके रख के समोसे नहीं खाने। हाँ ठीक है। और जो साइंस वाला जो पोर्शन है पेपर 3 पार्ट बी, इसमें एमपी से आने की संभावनाएं होती हैं 0 पर। लेकिन क्या ज्योग्राफी में तुम एमपी में क्या एनर्जी नहीं पढ़ोगे? ऊर्जा पढ़ोगे क्या? तो क्या ऊर्जा अगर पढ़ोगे तो क्या गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में, चाहे तुम्हारा वो सौर ऊर्जा हो, चाहे तुम्हारी वो बायोमास ऊर्जा हो, चाहे वो तुम्हारी कौन सी हो पवन ऊर्जा हो, क्या एमपी में नहीं है? तो प्रश्न आयोग कुछ भी कर सकता। आयोग है अक्षय कुमार कि मतलब जो सिलेबस में दिया है वो तो पूछूंगा और जो नहीं दिया है वो डेफिनेटली पूछूंगा। वो यहाँ का खिलाड़ी है एकदम।
तो हमें उसके हिसाब से चलना है। तो मेंस में भैया एमपी का इंपॉर्टेंस तगड़ा है। रही बात आगे तोड़ के आते हैं किसमें, इंटरव्यू के टाइम पर। इंटरव्यू में एमपी इंपॉर्टेंस है कि नहीं एमपी का? कैसे मान लेते हैं, जैसे आप कहाँ से थे? बड़वानी, इंदौर से? इंदौर से प्रॉपर? डिंडोरी, डिंडोरी ना, ठीक, बैठे बैठे भाई हो गए डिंडोरी। कोई ऐसा जो इंदौर के आसपास का है? डिंडोरी को हो गया। और कोई अलीराजपुर से था, कौन था? अलीराजपुर से कौन था बेटा? अलीराजपुर से भाई हो गए। एक डिंडोरी सबसे लास्ट यहाँ का, और वहाँ कौन हो गया? अलीराजपुर। मान लेते दोनों भाई इंटरव्यू में पहुँच गए, और दोनों भाई इंटरव्यू में पहुंचे और इनसे एक तो प्रश्न बनाने की संभावना तय है कि अगर इनसे इंटरव्यू में अगर 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ये तय है कि इसमें से मिनिमम 4 प्रश्न तो तुम्हारे एमपी से होंगे। एमपी से बनाता कैसे है वो इंटरव्यू में, कि या तो तुम्हारे जिले से प्रश्न बना देगा। सपोज अगर तुम्हारा कोई जिला है और वो सही तरीके से विकसित नहीं है पर बाजू का जिला विकसित है, तो कारण पूछेगा। सपोज जैसे मान लेते हैं कोई अगर ऊपर वाले क्षेत्र से आता है, भिंड मुरैना, तो प्रश्न पूछता है वहां से कि एक्चुअल में वहां की समस्याएं क्या हैं, और फिर वो तुमको एक सिनेरियो बना करके देगा कि अगर एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अगर मैंने आपको वहां नियुक्त किया तो आप उस समस्या से कैसे निपटेंगे। समस्या भी तुमसे जानना चाहेगा और उसके उपाय भी तुमसे पूछेगा कि कैसे उसका निदान करेंगे। तो फंसाता है कुल मिलाकर के। तो अगर कॉन्फिडेंस होगा तो सही तरीके से जवाब देंगे, वरना सॉरी सर बोल कर चले आएंगे। पूछेगा ये, बताना ये कॉलेज में चलता होगा वाइवा के समय पर कि हमसे कुछ भी पूछा। वहां होता है ना कि अगर बोलना बस तय है कि बस बोलो नंबर दूंगा, पर यहां वैसा नहीं है। तो एमपी की इंपॉर्टेंस पूरे के पूरे क्षेत्र में। और सेलेक्ट होकर के जब अगर अलीराजपुर में तुम्हारी अगर मिल जाती है तुमको पोस्टिंग, डिंडोरी मिलती है, तो अपने जिले से तो परिचित हो, क्या बेहतर तरीके से संचालन हो पाएगा तुम्हारी प्रशासनिक सेवाओं का? अरे कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। तो हर एक क्षेत्र में एमपी की इंपॉर्टेंस है पक्का। अगर एमपी बेहतर किया तो पीएससी में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नहीं कह रहा हूं हो जाएगा, पर चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर एमपी बेहतर नहीं है तो चांसेस तो कम हो ही जाते हैं। तो सिलेक्शन भूल ही जाओ एक तरीके से, ये मान लो। एमपी पीएससी में एमपी नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे फिर? पक्का। बढ़ो आगे। ये पता है कि क्या प्री में, वो प्री कह रहा हूँ, मेंस में ये कुछ 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, कुछ 7 नंबर के आते हैं और कुछ 10 नंबर के आते हैं। पता है? कोई अंतर नहीं है जो स्कूल में लिखते आ रहे थे। स्कूल में भी हमको प्रश्न आते थे 2 नंबर के, हमें लिखने होते थे कितने, 20 से हो सकता है 25 शब्दों में। यहाँ भी वही करना है। अब आयोग ने इसके लिए टोटल लाइनें दे दी हैं 4 और कह दिया है कि कितने शब्दों में लिखोगे, 20 शब्दों में लिख करके दिखाना है। 7 नंबर के लिए उसने एक पेज को 20 से डिवाइड कर दिया है। कह दिया है एक प्रश्न का उत्तर यहां, दूसरे प्रश्न का उत्तर यहां, दोनों के लिए फिक्स कर दी है 11-11 लाइनों में उत्तर लिख करके खत्म करो। तो हम ये चीज एक्चुअल में क्लास में सीखेंगे कि किसी भी प्रश्न को अगर हमारे पास में अगर उसके विषय में अगर इतना कंटेंट है तो कैसे उसे हमें करना है। छोटे को बढ़ाना आसान है। जैसे होता है ना, एक आदमी होता है मोटा, मोटे को पतला करना टफ है, पतले को मोटा करना बड़ा आसान है। वही सेम कहानी है। बड़े प्रश्न को अगर छोटा लिखना सीख लिया तो फिर तो निकाल दोगे आराम से। पक्का। और 7 और 10 नंबर में तो है ही तुम्हारे लिए 2 पेज दे ही रहा है। शब्द सीमा तय करिए, कितने शब्द? 200 शब्द। इसके लिए कर दिए उसने कितने शब्द? 60 शब्द है ना, 60 वर्ड्स। तो है आसान, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस अगर प्रॉपर करते रहोगे, लिखने की अगर तुम में अगर आ गई क्या कला, स्पीड अगर आ गई, तो पीएससी निकालना बड़ा ही आसान है। पंचवर्षीय योजना बना करके नहीं चलना है। समझते हो पंचवर्षीय योजना क्या? कि हॉलीडे मनाने के लिए नहीं आए हैं, पापा ने पैसे दिए हैं तो पापा का नाम रोशन करना है और कोशिश ये करनी है कि पहली बार में सिलेक्शन लो और ख़त्म करो। क्यों ना सिर्फ वो पढ़ें जो आयोग पूछ रहा है हमसे। क्या हमें किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है? क्या डॉक्टर बनना है? क्या सिर्फ लोग बाग जो ज़्यादा ज्ञान लेकर के चलते हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाहर जाकर के दिखाना चाहते हैं हमसे कितना आता है। समझ पाए क्या? तो उसके पीछे नहीं भागना है। भंवर कुआं में कोई कुछ भी कहे, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना काम करो और आगे बढ़ो। जिनको बहुत ज्ञान है उनका एक सिंगल प्री भी नहीं निकल रहा है और हमें निकालना है। पक्का। अब सीधा छलांग मारते हैं, आते हैं अपने किस में, सिलेबस में, है ना। बात हुई ये मेंस की। पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी और पेपर 3 में भी एमपी की बात चली।
जो पेपर फर्स्ट है ये दो पोर्शन में डिवाइड, एक तो हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी। पक्का? क्या मुझे एमपी की हिस्ट्री पढ़ने के लिए आयोग कह रहा है? तो बिल्कुल कह रहा है, उसने प्रॉपर यूनिट बना करके रखी। कौन कौन सी यूनिट? एक में वो कह रहा है कि मैं प्रॉपर तुमसे राजवंशों के विषय में पूछूंगा, प्राचीन काल के राजवंश भी पूछ सकता हूं, मध्यकालीन राजवंश भी तुमसे क्या कर सकता हूं, पूछ सकता हूं। प्रॉपर तय कर दिया उसने। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे यहां पे जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी जो घटनाएं हुई हैं, मैं ये पक्का से पूछूंगा, चाहे वो 1857 की क्रांति से लेकर के चलूं, या तुमने सुना होगा 1842 में हुआ था कौन सा, बुढ़वा मंगल। नहीं सुना है? सुनेंगे। मंगल पांडे का नाम सुना है? एमपी का मंगल पांडे कहा जाता है किसको? कुंवर चैन सिंह को। क्यों कहा जाता है ये भी पढ़ना है, क्योंकि उसने आयोग ने कहा है पूछूंगा मैं। स्वतंत्रता संबंधी जितने आंदोलन या फिर जितनी गतिविधि हुई है सब पूछेगा। यहीं पे क्या वो तुमसे पूछ सकता है मध्य प्रदेश की विभिन्न प्रकार की क्या कलाएं पूछ सकता है? कह रहा है जैसे लोक कला, नृत्य कला, चित्रकला, गायन वगैरह सब पूछ सकता है। प्रॉपर किसमें? यूनिट नंबर 1 में। पर्यटन के क्षेत्र भी पूछ सकता है, पूछने का तय किया है। हमारे यहाँ पर 3 क्या हैं? विश्व धरोहर स्थल है, वो बिल्कुल पूछ सकता है। ज्योग्राफी तो फिर है ही कि एमपी की ज्योग्राफी तो मैं अपवाह तंत्र से लेकर के चट्टान से लेकर के मिट्टी, उद्योग सब पूछना है किसे? ज्योग्राफी में। अब मैं कह रहा हूं कि सेम कंडीशन पेपर नंबर 2 की, सेम कंडीशन पेपर नंबर 3 की, कि इसमें से भैया जो जो सब्जेक्ट तुम्हारे भारत के हिसाब से पढ़ने हैं वैसे तो मैं एमपी के हिसाब से। क्या मैं सीधा हिस्ट्री शुरू कर सकता हूं? क्या सीधा ज्योग्राफी भी कर सकता हूं? क्या अन्य सब्जेक्ट कर सकता हूं? तो नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे किसी का इतिहास, किसी का भूगोल, किसी की पॉलिटी अगर कुछ भी पढ़ना है तो क्या मुझे सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि जिसका पढ़ना है तो उसका गठन कैसे हुआ है। तो पीएससी में एमपी शुरू करने से सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो है मध्य प्रदेश का गठन। पहले तो बनाना तो सीख लें कि कैसे बना है। जब बनाना सीख लिया, जब बन करके तैयार हो जाएगा, तब उसके अंदर की चीज़ें पढ़ोगे ना, कि पहले से पढ़ना शुरू कर दोगे। क्या कहते हैं दोस्त? सही है ना पहलवान? पक्का? चलो तो एक एक करके ज़रा सा शब्दों पे थोड़ा सा छलांग मारते हैं, ठीक है। एक शब्द लिखा हुआ है गठन। क्या समझते हैं गठन से? गठन क्या है? जैसा बने वैसा बोलने की आदत डालें, इंट्रोवर्ट होकर के नहीं बैठना है, प्रॉपर जैसा बने जवाब देने की आदत डालें। हाँ गुड़िया बताएं क्या हो सकता है गठन बेटा? ठीक है, हाँ और कोई भी? निर्माण, बिल्कुल सही है। और राज्य की सीमाओं का स्थापना नहीं, उसको हम कह सकते हैं कि राज्य की सीमाओं का निर्धारण जरूर कह सकते हैं, कि यहाँ से यहाँ तक एमपी और उसके बाहर क्या जाएगा? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। अरे हाँ कि ना? तो यहाँ पे गठन का सीधा सा मतलब है, एक ने कहा स्थापना, एक ने कहा निर्माण, और एक ने कह दिया कि राज्य की सीमा का निर्धारण। पक्का? मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि जब भी मैं गठन की बात करूंगा मतलब किसी ना किसी चीज का भैया जन्म हो रहा है। जो चीज अभी तक नहीं थी उसको मैं बना रहा हूं, तो क्या उसका जन्म हो रहा है? पक्का? अब यहां पे किसके जन्म की या किसके गठन की या किसके निर्माण की बात चल रही है? मध्य प्रदेश के। तो मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना क्या क्या है कि किसी भी राज्य को जब मैंने बनाया होगा तब कैसा था, और अभी जैसा दिख रहा है यहां तक हम कैसे पहुंचे होंगे। मतलब कहानी चल रही है गठन में, जो तुम्हें पढ़ना है कि मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ, तो क्या जब गठन हुआ होगा, क्या शुरुआती दौर से जैसा अभी आज का जो मध्य प्रदेश दिख रहा है, जिसमें कितने जिले हैं? 55 जिले हैं और 10 संभाग है। 56वां बनने वाला है। कौन सा? जुन्नारदेव, मेरा ससुराल। ठीक है, खैर तो ये बन रहा है फिर से अभी लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 55 जिले और 10 संभाग हैं। क्या जब मध्य प्रदेश बना होगा क्या तब भी 55 जिले और 10 संभाग थे? मान लेते हैं कि रहे होंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना। जब पता ही नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि 55 थे या कम? हो सकता है ज़्यादा रहे हों या हो सकता है रहे हों कम।
पर ये तो तय है कि जैसी भी स्थिति रही होगी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी ये हम जो ये वर्तमान में 55 जिले और 10 संभाग तक पहुंचे हैं। तो कहां से, जब गठन हुआ तो गठन से लेकर के वर्तमान तक हम कैसे पहुंचे, ये जो बीच का जो पूरा चरण है, अगर इसे हमने पढ़ लिया तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा किसमें, मध्य प्रदेश के गठन में। पक्का कि जब हमने बनाया तब कैसा था और आज कैसा दिख रहा है, इन बीच के सालों में हमने क्या क्या परिवर्तन किए, ये पूरी घटना किसकी है, मध्य प्रदेश के गठन की। कह सकता हूं क्या? अब बताओ। अगर मैं तुमसे अगर तुम्हारा गठन पूछना चाहूं तो कैसे समझाओगे कि तुम्हारा गठन कैसे हुआ? अगर मुझसे कोई मेरा गठन पूछे कि मेरा गठन कैसे हुआ, ये पूछ रहा है, वैसे मेरा नाम है उत्तम, है ना। अब पूछा जा रहा है कि मुझे बताना है भैया कि अपने गठन को विस्तार पूर्वक तरीके से क्या करिए, वर्णन कीजिए। तो कैसे करूंगा? क्या मैं अपने पूरी की पूरी लाइफ को क्या मैं कुछ चरणों में डिवाइड कर सकता हूं? जैसे मैं क्या कह सकता हूं कि ये मैं अपना गठन पढ़ रहा हूं तो मैं बता रहा हूं कि गठन यानी कि जब मेरा हुआ जन्म, और जन्म से लेकर के मैं बता रहा हूं आज कौन सी तारीख है, 18/9/2024, यहां तक बताना है कि मैं कैसे हूं। तो मैंने कहा कि मेरा जन्म हुआ 1989 में, 26/11/1989 मेरा जन्म हो गया। अब मैं अपनी गाथा सुना रहा हूं, तो मैं काम करता हूं, मैं अपनी गाथा सुनाने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी को कुछ बोल सकते हैं फेजेस में क्या कर देता हूं, बांट देता हूं। मैंने एक चरण बना दिया कि जब से मैं चलने लायक हुआ तब से लेकर के भैया कब तक, कि मैं 8th क्लास तक मैं कैसा था, मैं यहां बता सकता हूं। मैंने दूसरा चरण बना दिया कि 9वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक मैं कैसा था या मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए मैं वो बता सकता हूं। 12वीं से लेकर के मैंने कॉलेज खत्म किया, उसके बीच में मैंने मतलब मेरे अंदर क्या क्या बदलाव आए हुए हैं ये बता सकता हूं। 12वीं खत्म करने के बाद, कॉलेज खत्म करने के बाद जब जॉब करी, जॉब करने के दौरान मेरे अंदर क्या क्या बदलाव हुए होंगे ये बता सकता हूं। और फाइनली कि जब जॉब छोड़ने के बाद में फाइनली मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर के तुमको एमपी पढ़ा रहा हूं तो क्या क्या चेंजेस आए होंगे, क्या फेजेस बना सकता हूं, क्या मुझे अपने विषय में समझाना क्या आसान हो गया। यही चीज जोड़नी है मध्य प्रदेश में। कैसे कि अगर मध्य प्रदेश का गठन पढ़ना है तो गठन में सिर्फ यही पढ़ना है कि मध्य प्रदेश का जब किया गया जन्म, या सिंपल सा कह लो कि जब मध्य प्रदेश का हुआ है गठन, कोई ऐसा जो बता सके कब हुआ है, 1 नवंबर 1956। तो बात कर रहे हैं कि 1 नवंबर 1956 को जब गठन हुआ तब से लेकर के ये जो हमारा वर्तमान का जो मध्य प्रदेश दिख रहा है, जिसमें जिले हैं 55 और संभाग हैं 10, यहां तक हम कैसे पहुंचे। तो गठन को हम बांट लेते हैं टोटल 4 फेजेस में। कौन कौन से? एक फेज मैं बना रहा हूं कि भैया आजादी से पूर्व, आजादी से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति। ये पॉइंट क्यों बना रहा हूं समझ पा रहे हो? क्यों? सिंपल सी कहानी, मध्य प्रदेश 56 में बना है। क्या जब अंग्रेज यहां पर थे, जब या फिर जब भारत जब आजाद नहीं हुआ था, क्या तब भी ये भारत था? जहां पे आज का मध्य प्रदेश है, क्या उस जगह पर हो सकता है मध्य प्रदेश नामक कोई क्षेत्र ना रहा हो, पर वो जमीन तब भी थी, जमीन आज भी है, आगे भी रहेगी। ऐसा तो नहीं ना कि पहले वहां पे गड्ढा रहा हो और ऐसे जमीन उठी बोले ये रहा मध्य प्रदेश। प्रॉपर उस वो जगह पहले से रही होगी, बस उस जगह का नाम नहीं रहा होगा क्या, मध्य प्रदेश, पर जगह तो पहले भी थी। तो एक चरण बनाएंगे कि आजादी से पहले जब यहां पर ब्रिटिश हुकूमत शासन कर रही थी तब उस जगह पर क्या था, ताकि ये पता चल सके कि जहां पर मध्य प्रदेश है इसके पहले उस जगह पे क्या था। कर पाओगे? समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं भाई मेरे? कहां खोए हुए हैं दोता? समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? पीछे गुड़िया, इतना शर्मा क्यों रहे हैं पहले मुझे ये बताएं।
एक्टिव के नाम पर एक भाई ठीक ठाक तरीके से सुन रहे हैं बातों को, बाकी इतना शर्माए हुए क्यों, सहमे से क्यों बैठे हैं? सब के सब ग्रेजुएट हो गए हैं क्या? जितने यहाँ पे हैं सब ग्रेजुएट हैं? हाँ तो फिर खुल के बैठो यार, कॉलेज कंप्लीट करके आओ। लॉकडाउन वाला कॉलेज तो नहीं था ना कि घर में बैठे बैठे ही पास हो गए, नहीं ना? हाँ तो खुल के बैठो यार, एंजॉय करो आराम से। हाँ लॉकडाउन वाले हैं ना। तो कई बार क्या होता है ना कि कॉलेज एक ऐसी चीज़ है एक्चुअल में जो इंसान को खुलने का मौका देती है। देखो जितने भी लॉकडाउन में, जैसे मान लेते हैं लॉकडाउन में जो क्या बोलते बच्चे हुए, वो बच्चे थोड़ा सा बाहर जब बाहर निकल रहे ज़रा सा उनके अंदर एक झिझक सी भरी हुई है, क्योंकि उन्होंने कभी दुनिया देखी नहीं शुरुआती दौर में जब चहल पहल होती है। हर एक इंसान गोद में लेकर घूमता है, पहचानता है। आज के बच्चे थोड़ा सा झिझक रहे हैं। तो खुलो, इंट्रोवर्ट नहीं बन रहा है, एंजॉय करके पढ़ो तो कहानी आसानी से समझ में आएगी। ठीक गुड़िया? ठीक बेटा? ठीक है। हाँ बड़वानी कहाँ से? जाबुआ, डिंडौरी, भूल जाता हूँ कई बार। हो सकता है कि नाम से मैं भूल जाऊँ पर शहरों के नाम से याद रख लेता हूँ या सरनेम के नाम से, है ना। चलो खैर, तो एक चरण बना सकता हूँ कि आज़ादी से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। क्या दूसरा चरण मैं बना सकता हूँ आज़ादी? हाँ बेटा, आज़ादी से नहीं, अभी पहले अपन चरण समझते हैं कि हमें गठन से लेकर के जब बना है तब से लेकर के आज तक ये कैसा दिख रहा है, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं। तो इसको मैं कुछ फेजेस में तोड़ रहा हूँ। तो एक तो पहले मैं ये कर लूँ ना कि आज़ादी से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। 56 में तो बना है, तो 56 में ये रही वो ज़मीन जिसका नाम मैंने दे दिया मध्य प्रदेश, पर इसके पहले इस ज़मीन पे क्या था ये अगर पता चल जाएगा तो बड़ी आसानी हो जाएगी ये कहने में कि मैंने यहीं के हिस्से लिए और मध्य प्रदेश में मिला करके बना दिया मध्य प्रदेश। पक्का? बूंदी के लड्डू बनाते हैं ना हम, बेसन किसी और दुकान का, घी किसी और दुकान का, शक्कर किसी और दुकान का, तो पता रहता है ना कि लड्डू बनने वाला तो किन को जोड़ करके मैंने लड्डू बनाया है। तो क्या क्या जोड़ा है मध्य प्रदेश को बनाने के लिए, किन किन चीज़ों को हटाया है मध्य प्रदेश को बनाने के लिए, तो वो अगर पता करना है तो पीछे की कुछ कहानी समझनी पड़ेगी, क्योंकि प्रश्न वहाँ से बनते हैं। बताता हूँ कैसे। तो एक चरण हो गया आज़ादी से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति। दूसरा बना लेता हूँ कि आज़ादी के पश्चात मध्य प्रदेश की स्थिति, यानी ब्रिटिश हुकूमत जब रही तब क्या था उस जगह पर, ब्रिटिश हुकूमत छोड़ करके जब यहां से गई, जब भारत आज़ाद हुआ तब क्या स्थिति रही होगी उस जगह पे। और फाइनली एक तीसरा चरण बनाऊंगा 1 नवंबर 1956 जिस दिन मध्य प्रदेश का नामकरण हुआ प्रॉपर, से लेकर के कहां तक, 2000 तक। क्यों 2000? क्योंकि फिर एक लास्ट सिनेरियो बनेगा कि 1 नवंबर 2000 से लेकर के कहां तक, वर्तमान तक। ये 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश बन रहा है, पर इसमें छत्तीसगढ़ शामिल है। ये 1 नवंबर 2000 वो डेट है जिसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से होगा अलग, और फाइनली जो आज मध्य प्रदेश जो दिख रहा है ये हमें मिल गया कब, 1 नवंबर 2000 को। ये 4 चरण हमारे पास में हैं। चले आगे क्या, तो एक एक करके चरणों की बात करते हैं। लोड तो नहीं पड़ रहा है, सरल जा रहा है। पहलवान क्या नाम बेटा अपना? बैठे बैठे आराम से बैठ के बातें करेंगे, बैठे बैठे। विष्णु है ना? मेरा नाम उत्तम सिंह है। सर आपका नाम? पीयूष। एक बार ज़रा सा कम से कम पता चले कि कौन कौन है मेरी क्लास में ना। पीयूष, विशाल, राहुल, नाम तो सुना होगा ना। हाँ, रसुल, नाम की मीनिंग ज़रूर पता करके आना है ना, मुझे जानना है कि इस नाम की क्या मीनिंग होती है। ईश्वर का दूत, ओके। हाँ, अंकित, संजय, राहुल, गोलू, सही नाम है यार। घर का नाम भी गोलू और स्कूल का नाम भी गोलू, सही है यार। हाँ बेटा, सीता मैडम, सीता ना। हाँ, प्रतिष्ठा, प्रतीक्षा, ओके। वंदना, शालिनी, शैलेंद्र, विष्णु, लालू, हिमांशु, विकास, मोनिका, माधुरी, भानवेंद्र ना, ठीक। कहाँ से? शिवपुरी। चलो भाई, हाँ, तो ये 4 चरण हमारे हैं, और हमने अगर ये 4 चरण पढ़ लिया
तो यहां से गठन से चाहे प्री में आ जाए तो एक प्रश्न गलत नहीं होगा, मेंस में आ जाए तो गलत नहीं होने देंगे। देखो एक एक करके चरण उठानों की बात करते हैं ना। सबसे पहले ले रहे हैं आजादी से पूर्व की स्थिति। आजादी से पूर्व। अब सपोज करो कि मैं कह रहा हूं कि ये रहा हमारा एक, मान लेना है ना, मैं बहुत बड़ा क्या बोलते चित्रकार तो हुआ करता था स्कूल के दौरान में, पर अभी फिलहाल में मान लेना कि ये मध्य भारत है, लग रहा है ना। हाँ, मैं बहुत बड़ा चित्रकार था, मतलब MF हुसैन फेल था भैया मेरे सामने। मतलब तुम यकीन नहीं मानोगे, तुम लोगों पता नहीं कभी पेंटिंग करी है कि नहीं, पर मैं प्रॉपर घर बनाता था मैं भाई। मेरे घर में खिड़की भी होती थी, दरवाजे भी बनाता था मैं, फिर रास्ते भी बनाता था, ऊपर तो चील कबूतर तो उड़ा ही देता था, बाजू में 1 2 3 पेड़ भी लगा देता था, और सबसे बड़ी विशेषता मेरे घर की कि सूरज की रोशनी भी आती थी। ऐसा कभी तुम लोगों ने बनाया? नहीं बनाया होगा ना, सबके बस की बात नहीं होती है ना। मजाक कर रहा हूँ, ठीक। बहुत शानदार था, एकदम सुंदर नहीं, अद्भुत था, हाँ एकदम प्रशंसनीय था, बिल्कुल। चलो हाँ आते हैं, खैर ये बात चल रही है, हमारा भारत है, और ये उस समय की बात है जिस समय पर ये पाकिस्तान वाला सीन वगैरह सब किसके पास था? इसके पास मध्य प्रदेश, वो भारत के पास में। आज़ादी से पहले जब यहाँ पे कौन है? ब्रिटिश। पक्का? मतलब कि 1947 तक यहाँ पर कौन है? अब ब्रिटिशर हैं हमारे यहाँ पर। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मान लेते हैं, सपोज करो 1947 तक जब भी यहाँ ब्रिटिश थे तब भी यहाँ पे इसको क्या कहते थे? भारत ही था, ये इंडिया ही था। अब मैं एक प्रॉपर कोई एक डेट उठा लेता हूँ, मैं ले रहा हूँ आज़ादी के पहले की एक डेट, और मैं ले लेता हूँ 1800 के समय की आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। एक अपने ऐसे मतलब अपने इच्छा अनुसार हमने उठा ली एक डेट, कब की? रैंडम कौन सी? 1800 के समय की। कौन है हमारे यहाँ पर? अंग्रेज। आज़ादी के पहले की मध्य प्रदेश की स्थिति पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पता चले उस जगह पर क्या था। तो प्रश्न अगर पूछे कि जिस समय पर भारत में रूल कर रहे थे कौन? ब्रिटिशर, तो जहां पर हमारा मध्य प्रदेश है, पर अभी बात हुई है कि मध्य प्रदेश कब बना है? 1 नवंबर 1956 को बना है, पर लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत कर रहे थे तब उस जगह पर क्या था? तो ये पता करना है, तो हमारी डेट निकल के आती है कि इस जगह पर पता चला कि भैया उस समय पर मध्य प्रदेश जैसा कोई भी राज्य तो था ही नहीं, पर पता चला कि जिस जगह पर मध्य प्रदेश है वहां पर एक क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था मध्य प्रांत, जिसको अंग्रेज इसको इंग्लिश में नाम दिया था, जो हमारा क्या होता है? मध्य। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रल। तो इसका नाम था सेंट्रल। और जो प्रांत होते हैं, प्रांतों को इंग्लिश में कहा जाता है क्या? प्रोविंस। तो ये तो तय हो गया कि अंग्रेजी हुकूमत के समय पर या आजादी से पहले मध्य प्रदेश जैसा कोई भी राज्य नहीं था। हाँ, उसकी जगह पर एक दूसरा क्षेत्र था जिसका नाम था मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस। पक्का? फिर बात आई कि जब ये था तो कोई तो होगा जिसको इसने बनाया होगा, जिसने इसे बनाया होगा कोई तो होगा ना। तो इसे बनाया गया था खुद किनके द्वारा? ब्रिटिशों के द्वारा इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। जब मध्य प्रदेश के गठन की डेट पढ़ते हैं कि 1 नवंबर 1956, इसकी भी कोई ना कोई डेट होगी। वो डेट निकल के आई बेटा 2 नवंबर 1861। अब अगर कोई पूछे कि मध्य प्रदेश की स्थिति आज़ादी के पूर्व कैसी थी, तो कह सकते हो कि आज़ादी के पूर्व मध्य प्रदेश जैसा कोई भी राज्य नहीं था। हाँ, उसके स्थान पर ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक क्षेत्र था जिसका नाम था मध्य प्रांत, जो कब बना? 2 नवंबर 1861 को बना। जैसे आज के मध्य प्रदेश की राजधानी, तो उस समय इसकी भी कुछ ना कुछ तो बनाई होगी अंग्रेजों ने।
तो इनके लिए उस समय पर ये सीपी बरार की राजधानी हुआ करती थी नागपुर। राजधानी थी इसकी नागपुर। इसकी और भी कहानी है, पर एक एक करके आगे जब बढ़ेंगे तब कहानी और अच्छे से क्लियर होगी, तो मजा आएगा। इतना क्लियर है पक्का? चलो बढ़िया। अब बताओ कि जब ये आजादी के पहले जिस जगह पर मध्य प्रदेश है वहां पर है सीपी, इसको क्या शॉर्ट में मैं सीपी बरार वो कह सकता हूं, सीपी कह सकता हूं क्या अभी? पक्का? पर कई जगह पर किताबों में एक नाम सुना होगा, सीपी बरार सुना होगा। हाँ, तो ये सीपी तो वही हो गया जो अभी बात हुई है, मध्य भारत, सॉरी क्या बोलते हैं, मध्य प्रांत। फिर ये बरार क्या है भैया? बरार एक क्षेत्र का नाम है। सपोज करो कि अंग्रेजों ने ये बनाया क्या, सीपी। ये यहां पर एक छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम है बरार। सीपी बनाया अंग्रेजों ने, ये है बरार। और ये बरार जैसा जो क्षेत्र था, एक्चुअल में पहले सुना होगा ना, एक हैदराबाद में रियासतें हुआ करती थी, शासन चलता था किसका? निजामों का। तो ये एक्चुअल में ये जो बरार है ना, ये हिस्सा था हैदराबाद का। पर अंग्रेजों ने इसे हैदराबाद से लेकर के और शामिल कर दिया किसमें? सीपी में। तो नाम पड़ गया भैया सीपी बरार। तो प्रश्न पूछता है कि बरार में सीपी में बरार को शामिल कब किया गया? तो उसकी डेट भी है 24 अक्टूबर 1936। तब हम इसका नाम पढ़ते हैं सीपी बरार या मध्य प्रांत एवं बरार। पक्का? लोड तो नहीं पड़ा? इजी जा रहा है भाई? इजी जा रहा है पक्का? गुड़िया पीछे बेटा, ठीक है, इतना पक्का क्लियर है। अब जब अंग्रेजों ने एक बना दिया है सीपी बरार, तो एक बना करके रुक गए होंगे क्या कि और बनाए होंगे? मैं लिखवा दूंगा सर, आप परेशान ना हो, मैं लिखवाऊंगा भी, टेंशन मत लीजिए, है ना, आराम से लिखवा दूंगा, सिस्टमैटिक तो ठीक रहेगा। हाँ, क्या अंग्रेज जब तक यहां रहे आजादी के पहले, तो क्या ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही क्षेत्र बनाया होगा क्या? तो नहीं। जब तक भारत से अंग्रेज चले नहीं गए या जब तक हमें आजादी नहीं मिली, उस समय तक अंग्रेजों ने भैया टोटल प्रांत बनाए थे कितने? 17 प्रांत बनाए थे। किसने? अंग्रेजों। जैसे सीपी बरार ऐसे 17 बनाए, सुना होगा ना, बंगाल, मुंबई, मद्रास, यूपी, ये सारे किसमें आ रहे थे? उनके प्रांत ही तो थे। जैसे एक प्रांत बनाया कौन सा? मध्य प्रांत। वैसे टोटल प्रांतों की संख्या थी 17, जब तक ये यहां से चले नहीं गए, टोटल बनाए 17। पर लेकिन फिर और देखा होगा कि जब जब अंग्रेजों ने यहां रूल किया है, तो क्या अंग्रेजों के साथ में यहां पर कुछ ना कुछ राजा महाराजा भी रहे हैं क्या? पक्का? तो जिन क्षेत्रों में राजा या फिर कोई शासक वर्ग रूल कर रहा है, उसे कहते हैं उस राजा की रियासत। पक्का? यानी जहां पर कोई ना कोई राजा क्या कर रहा होगा? रूल। जैसे अंग्रेज आए तो हमारे यहां पे कौन, जैसे मान लेते होलकर रियासत है ना, सिंधिया रियासत है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये रियासतें ही तो थी। तो ऐसी टोटल अंग्रेजों के टाइम पर, जब तक अंग्रेज यहां से चले नहीं गए, तो पूरे भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 17 क्या हैं? प्रांत। और इन प्रांतों के साथ साथ में पूरे भारत में फैली हुई हैं 565 क्या? रियासतें। मतलब अगर ये तय कर दूं कि जब तक हमें आजादी नहीं मिली है, जब तक हमारे पास हमारा पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के किस में था? शासन में। जब अंग्रेजी हुकूमत यहां पर रूल कर रही है, तब की बात चल रही है, तो पूरा भारत कह दूं कि 17 प्रांत और 565 रियासतों में बटा हुआ है। तो क्या मान लोगे? अरे मानना पड़ेगा क्योंकि हकीकत है। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के चल रही है कि ये रहा हमारा पूरा का पूरा भारत। अब ये पूरे के पूरे भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 17 प्रांत भी हैं और प्रांतों के साथ साथ में 565 भैया रियासतें भी हैं। तो पूरा भारत बटा हुआ है 565 रियासतों और 17 अंग्रेजों द्वारा बनाए गए प्रांतों में।
तो आज़ादी के पहले क्या स्थिति है, पक्का क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? आज़ादी के पहले की स्थिति क्लियर हो गई कि आज़ादी के पहले मध्य प्रदेश जैसा कोई भी राज्य अस्तित्व में था ही नहीं। हाँ, उसकी जगह पर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक प्रांत था जिसका नाम था मध्य प्रांत या फिर सीपी, सेंट्रल प्रोविंस या सीपी। हाँ, जिसे कब बनाया अंग्रेजों ने? 2 नवंबर 1861 को। पर बरार कब शामिल किया है? तो 24 अक्टूबर 1936 को। पूछता है प्री में कि बरार को सीपी में शामिल करने से पहले बरार किसका हिस्सा? तो बरार हैदराबाद का हिस्सा। तो हैदराबाद से अलग करके हमने मिलाया सीपी में 24 अक्टूबर 1936 को। तो अंग्रेजों द्वारा जब यहाँ पे उनके द्वारा रूल किया जा रहा था तो पूरे के पूरे भारत में उन्होंने मध्य प्रांत की तरह टोटल प्रांत बनाए। कितने? 17। और टोटल उनके साथ साथ रियासतें हमारे यहाँ पर हैं कितनी? 565। देखिए ना कि अंग्रेज भी रूल कर रहे हैं और रियासतें भी हैं। पर यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि प्रांत और रियासतों में वैसे बेसिक अंतर क्या है? एक ऐसा अंतर जो तुम बताओ और मैं कह दूं कि वाह, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ दोस्त। ठीक है, और कोई भी और बताए? हाँ बोलें। ठीक है, और प्रांत ये नहीं होता था अंग्रेजों का? ठीक है, और कोई? हाँ पीछे से बताएं मैडम, बेटा क्या नाम है? प्रतीक्षा, बताएं। कुछ भी बने, जो समझ में आए। अरे देखो सिंपल सी कहानी है, एक्चुअल में दोनों में ही रूल चल रहा है। किनका? ब्रिटिश का। अरे रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, क्या जब वो दरबार में आते थे अंग्रेज तो पूरे पूरे राजा सहित नहीं खड़े होते थे क्या सम्मान में? चला एक्चुअल में इन रियासतों को भी राजा ही रहे हैं। अंतर अगर कोई पूछे कि बेसिक अंतर क्या है तो कह देना कि ये जो प्रांत हैं, इन प्रांतों में भैया अंग्रेजों का चल रहा है कैसा नियंत्रण? प्रत्यक्ष नियंत्रण की बात चल रही है। जबकि रियासतों में कैसा है? रियासतों में है अप्रत्यक्ष नियंत्रण। अब दिमाग में चमकाओ कि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। प्रत्यक्ष मतलब जो एकदम साफ दिखे कि यहां पे जो भी चल रहा है ये अंग्रेजी कर रहे हैं, और एक में अंग्रेज कर रहे हैं पर दिख नहीं रहा है कि अंग्रेज। अरे सिंपल सी कहानी, तुम अपने रूम की सफाई करो। जब यहां पे हॉस्टल में आओगे ना तो अपने रूम की सफाई करोगे। जिस दिन तुमने अपने रूम पर पोछा लगाया, पोछा लगाने के बाद तुम्हारे बाहर का दोस्त चप्पल पहन के बस अंदर आ जाए, आत्मा जल जाती है ना एकदम, बिल्कुल जैसे घरों में भी होता है। तो मतलब जिसका रूम है, क्या पता है कि उस रूम में वही होगा जिसका रूम है, जैसा वो चाहेगा वैसा होगा। अगर ये संस्थान में अगर कुछ भी होगा तो क्या डायरेक्टर सर के अनुदेशानुसार ही होगा, वो आदेश जो करेंगे वही होगा। तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि जो भी होगा ये करवा रहे हैं। रियासत प्रत्यक्ष तो कर तो रहे अंग्रेज, पर प्रत्यक्षता नहीं दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? अप्रत्यक्ष। जनता को लग रहा है कि राजा कर रहा है शासन, पर एक्चुअल में पीछे कौन बैठा है? अंग्रेज। अरे सिंपल सी कहानी देखो ना, मान लेते हैं कि मैं किसी रियासत का राजा, ये हो गई प्रजा, ठीक, पूरी प्रजा हो गई, भाई हमारा अंग्रेज। मान लेते हैं अंग्रेज आकर के जनता से अगर कहे कि एक काम करो, सब के सब जितने यहां पर बैठे हो 100 रुपए निकाल के दो, तो कायदे से तुम लोग 100 रुपए उस अंग्रेज को नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि तुम वफादार हो राजा के प्रति। कि जब खाना नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, मकान नहीं होगा, तो किसके पास आओगे? मैं दूंगा ना ये। तो राजा जो कहेगा कायदे से वो करोगे। अब वो अंग्रेज आकर के सीधा तुमसे मांगे 100 रुपए, तो हो सकता है जनता विद्रोह न कर दे। तो अंग्रेज करते थे चालाकी, ये आते हैं राजा के पास, राजा से कहते एक काम कर 200 ले, 100 तू भी रख, 100 मेरे को दे, मेरा भी 100 में काम चलेगा, तेरा भी फायदा है। तो जनता से लेगा राजा कितना? 200। तो जनता को तो ये लग रहा है ना कि राजा ले रहा है वो टैक्स, पर एक्चुअल में कौन वो कर रहा है वहां से पीछे से आदेशित? तो अंग्रेज कर रहा है। तो एक में नियंत्रण है कैसा? प्रत्यक्ष, और दूसरे में कैसा है? अप्रत्यक्ष। तो अंतर बेसिक ये था। हाँ, दिखता ये है कि राजा के अंडर में है, पर एक्चुअल में कौन चला रहा है? तो अंग्रेजी चला रहे हैं। पक्का? अब भारत हो रहा है आज़ाद। तो एक चरण तो पूरा हुआ, कौन सा? आज़ादी से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति। दूसरा चरण ले रहा हूं आज़ादी के पश्चात। भारत कब आज़ाद हुआ? 26 जनवरी 1950। अरे हाँ कि ना? 15 अगस्त 1947। ऐसा कई बार होता है, पता है,
एकदम से जब किसी ने कोई प्रश्न पूछा जाता है ना किसी से, तो कई बार हम फंस जाते हैं। कई बार पूछते हैं ना कि बताओ भारत में कुल हैं कितने उच्चतम न्यायालय, कितने उच्चतम न्यायालय हैं भारत में? 25। पहली बार में जवाब यही आता है, पर एक्चुअल में उच्चतम न्यायालय एक ही है। उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय राज्यों के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है ना। तो कई बार ऐसे जानबूझ के ऐसे ही इंटरव्यू में फंसाता है वो, जो आप सामने बैठे होते हैं ना बोर्ड के मेंबर, वो जानबूझ के देखना चाहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं कि कैसा तुम लोग किसी भी चीज़ का क्या ले सकते हो, डिसीजन एट अ टाइम। हाँ जी बोले मैम, ठीक है बिल्कुल। अच्छा ठीक, तो चलो पहले एक काम करते हैं, जितना ये हुआ है पहले अपन इसको कर लेते हैं जल्दी से, क्या नोट डाउन, ताकि कम से कम कॉपी में रहे और घर में जा करके रहे, कुछ तो किया था। हाँ, तो बीचों बीच हेडिंग रहेगी। सबसे पहले लिखना मध्य प्रदेश। पक्का इंपॉर्टेंस क्लियर है कि मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंस क्या है, ये बना करके रखना भाई। और ये इस बात की एक चीज़ और बता दूं, एमपी का इंपॉर्टेंस तो एक मैंने बताया नहीं जो सबसे ज़रूरी है। अरे सुन लो भाइयों, एमपी में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है। क्या भारत की ही पढ़ोगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह सब कुछ? एमपी का एक सबसे बड़ी विशेषता ये कि जब एमपी पढ़ने के लिए आओगे तो एमपी की अगर तुमने आंसर राइटिंग अगर सीख ली, एक सब्जेक्ट में तुमने दूसरे सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग भी सीख ली है। ये इसका सबसे अच्छा फैक्टर है कि तुमने अगर एमपी की आंसर राइटिंग सीख ली, और गारंटी दे रहा हूं कि एमपी के अगर आंसर राइटिंग अगर सीख गए तो हर एक सब्जेक्ट में मतलब आंसर राइटिंग करने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, पूरी यहाँ सीख चुके हो। आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी भी क्लास के बच्चे की आज तक है, आप बोलते हैं ना, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि मतलब उसको कैसे भी प्रश्न दे दो वो आराम से कर ले। क्यों? क्योंकि उसने एमपी में वो आंसर राइटिंग सीख चुका होता है। तो कैसा ही प्रश्न आए इस क्लास में आराम से डील करना सीख लो। यही प्रश्न करेंगे, यही उत्तर अपन करेंगे डिस्कशन, और यही फॉर्मेशन सीखेंगे कि और कैसे बेहतर लिखा जा सकता है। बस कोशिश ये करना कि जो मैं कह दूं कि ऐसा लिखना है, कंपलसरी नहीं है कि वही सही उत्तर है। हाँ, उत्तर सही है, पर जरूरी नहीं है कि जो मैं बता दूं वही फॉर्मेशन एकदम पेपर में तुमको बना करके आना है। हो सकता है किसी का फॉर्मेशन मेरे से भी अच्छा हो, तो तुम अगर लिख करके आओगे तो उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं वो मैं करा सकता हूं। यहां पे प्रॉपर मैं एक मॉडल आंसर बना करके दूंगा प्रॉपर कि कैसे लिखा जा सकता है, पर उसमें और कुछ ऐड करना है वो तुम लोगों की किस पर करेगा डिपेंड, जैसी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी उस पर। तो प्रैक्टिस जितनी बेहतर, नंबर ऑफ रिवीजन जितने ज़्यादा, उतनी अच्छी आंसर राइटिंग, उतनी अच्छी स्किल बढ़ेगी। ठीक, चलो बीचों बीच मध्य प्रदेश और लिखेंगे मध्य प्रदेश। समझ आया जितनी बातें हुई हैं? पक्का? किसी कोई डाउट? चलो देखना, मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में अवस्थित, मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में अवस्थित, केंद्र में अवस्थित एक भू आवेष्टित राज्य है। लैंड लॉक्ड है ना, भू आवेष्टित राज्य है जिसे हृदय प्रदेश, जिसे हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, नदियों का मायका, नदियों का मायका जैसे आदि नामों से जाना जाता है। जैसे आदि नामों से जाना जाता है। क्या किसी भी शब्द में कोई दिक्कत? पहला तो क्लियर है हृदय प्रदेश, क्यों? क्योंकि एकदम सेंटर में। हाँ, वैसे हार्ट जो है सेंटर में नहीं होता, पर शरीर का केंद्र बिंदु हम किसको मानते हैं? हार्ट को, और वो भी सेंटर में है, तो कह रहे हैं भारत का क्या है केंद्र बिंदु। हृदय प्रदेश कभी पूछ ले किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। हाँ कि ना? अब उसमें एक आया है क्या, लैंड लॉक्ड, या कहते हैं भू आवेष्टित। उसका क्या मतलब है? जिसकी सीमा किसी भी अंतरराष्ट्रीय, हाँ दोनों आएगा, ठीक, चाहे जलीय चाहे स्थलीय। मतलब ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसकी सीमा किसी अंतरराष्ट्रीय, हमारी कौन सी,
स्थलीय सीमा को न स्पर्श करती हो और ना ही किसी सागरीय सीमा को स्पर्श करे, ना किसी को छू रहा है, ना तो अपना किसको स्थलीय सीमा और ना ही जलीय सीमा, तो ऐसे क्षेत्र कहलाएंगे लैंड लॉक्ड। ठीक, जैसे यूपी की सीमा क्या ऊपर नेपाल को छू रही है, तो क्या लैंड लॉक्ड में आएगा? नहीं आएगा। गुजरात नहीं आएगा, राजस्थान नहीं आएगा। जिनकी जैसे हरियाणा आ जाएगा, बीचों बीच है, क्योंकि सिर्फ राज्यों को छू रहा है, किसी दूसरे देश की सीमा को नहीं। ठीक है। नदियों का मायका क्यों कहते हैं? बहुत सारी निकलती इसलिए कहते हैं नदियों का मायका। ये क्या बात हुई? ये क्या मतलब, ये कैसा लॉजिक हुआ कि बहुत सारी नदियां निकलती हैं तो कह रहे हैं नदियों का मायका? हाँ है ऐसा ही, पर क्यों कहते, प्रश्न तो ये है ना। कहते तो हैं क्योंकि बहुत सारी नदियां निकलती हैं इसलिए कहते हैं नदियों का मायका। प्रश्न है क्यों? नदियों को हमारे भारत में ही दर्जा दिया गया है किसका? माता का, देवी का। देवी मतलब स्त्री। स्त्री का जब शादी होती है तो कहाँ जाती है? ससुराल। जहाँ पे उसका जन्म हुआ होता है कहलाता है मायका। एक प्रथा चलती है ना कि डोली उठी है तो वहाँ से क्या उठ के आएगी? अर्थी। और चलता है ना कहानी ऐसी। तो उद्गम हुआ मध्य प्रदेश में किसका? किसी भी नदी का। पर देखो हमारे यहाँ की अधिकांश नदियाँ निकलती मध्य प्रदेश से हैं, पर समाप्त कहीं दूसरी जगह पर जाकर के हो रही हैं। या तो बंगाल की खाड़ी, या अरब सागर, या यमुना में मिल जाएंगी, या फिर जाकर के मिल जाएंगी किस में? गंगा में। तो उद्गम कहीं और, समागम कहीं और, या समापन कहीं और। तो कह रहे हैं इस उसमें कि देवी का दर्जा है, उद्गम है तो मायका। तो मायका कहलाता है किसका? नदियों का मध्य प्रदेश। पक्का? ठीक, लिखें, बीचों बीच लिखेंगे मध्य प्रदेश के गठन की गाथा। मध्य प्रदेश के गठन की गाथा। क्या मैं ये 4 पार्ट बना सकता हूं गठन की गाथा में? गठन की गाथा में ऐसा करना प्रॉपर कि यहां प्रॉपर लिख देना बीच में गठन की गाथा, यहां बीच में, और इसको बढ़िया तोड़ दो। कितने भाग में? 4 चरणों में। यहां लिख देना चरण। कौन कौन से? तो एक तो बनाओगे आजादी से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति। आजादी से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति। दूसरी, आजादी पश्चात मध्य प्रदेश की स्थिति। आजादी पूर्व पहला हो जाएगा। दूसरा, आजादी पश्चात मध्य प्रदेश की स्थिति। तीसरा, 1 नवंबर 1956 से 2000 तक की स्थिति। 1 नवंबर 1956 से 2000 की स्थिति। और एक लास्ट, 1 नवंबर 2000 से वर्तमान की स्थिति। अगर स्पीड ज़्यादा लगे, क्योंकि पहली बार है, तो हो सकता है स्पीड में अभी तो आप लोगों की स्लो हो, अपन धीरे धीरे उस पर काम करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। अगर कहीं पे लगे कि छूट रहा है तो एक बार हाथ उठा करके मुझसे बोल देंगे तो प्रॉपर मैं दोबारा रिपीट करवा दूंगा। वर्तमान 1 नवंबर 2000 से वर्तमान समय तक। हमने कहा था ऐसे बनाते बेटा। एक चीज़ और याद रखो, शायद आप लोगों को थोड़ा सा नोट्स बनाना मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे करके। कभी देखना नोट्स हमेशा जैसे आप लोगों ने ये लिखते हैं ना हॉरिजॉन्टल वाले में, ये जल्दी याद नहीं होते हैं। जिनको आप कैसे लिखते हैं एक के नीचे एक, ये बहुत जल्दी याद होता है। कभी स्कूल में याद किया है 1 2 3 4 5, या 2 के पहाड़े सुनाओ, 4 के पहाड़े सुनाओ। पहाड़े हमेशा ऐसे क्यों लिखे होते हैं? जल्दी दिमाग में बैठती हैं। जितना भी ये बोल सकते हैं ना कि जो चीज़ें कैसी होती है विजुअल होती हैं, वो जल्दी दिमाग में बैठती हैं। तो फ्लो चार्ट बनाने की आदत डालो। नोट्स बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। तो पहला चरण हम बना रहे हैं हेडिंग बना करके, कौन सा? आज़ादी से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति। इसी के नीचे डाउन एरो लगा करके सीधा लिखो, ठीक है। लिखेंगे 1 नवंबर 1956 को क्या था? आज़ादी से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति, ठीक है। इसमें लिखना आज़ादी पूर्व मध्य प्रदेश नामक, आज़ादी पूर्व मध्य प्रदेश नामक कोई भी राज्य,
अस्तित्व में नहीं था। आजादी पूर्व मध्य प्रदेश नामक कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था। बल्कि उसके स्थान पर सीपी बरार नामक एक ब्रिटिश प्रांत अवस्थित था। पक्का डन है। एक छोटी सी हेडिंग रहेगी सीपी बरार, ताकि पता तो रहे सीपी बरार अगर 2 नंबर में आ गया तो कैसे डील करेंगे। हाँ, समझ पा रहे हैं बेटा? क्या नाम था? विष्णु ना? ठीक है बेटा। हाँ, लिखना 2 नवंबर 1861 को गठित एक ब्रिटिश प्रांत। 2 नवंबर 1861 को गठित एक ब्रिटिश प्रांत। डन। दूसरी लाइन में लिखना राजधानी क्या थी? नागपुर। अभी ऐसे 2, 3, 4 पॉइंट अभी बहुत से आएंगे, तो वो अपन आगे के करके डील करेंगे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। अभी शॉर्ट टर्म में इतना याद रखना है ना। अभी आगे चल के पता चलेगा कि ये पार्ट ए का हिस्सा था, बताऊंगा तब पता चलेगा। राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे, जिले थे, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, सीटें थी, प्रॉपर बात करेंगे। अभी इतना कि 2 नवंबर 1861 को बना और राजधानी क्या है? नागपुर। एक छोटा सा लगाना नोट बोले तो प्रॉपर नोट, 20-25 रुपए वाला नहीं है ना, प्रॉपर नोट ऐसा लिखना। सीपी प्रांत के अंतर्गत 24 अक्टूबर 1936 को हैदराबाद रियासत के अंतर्गत शामिल बरार नामक क्षेत्र को सीपी में शामिल किया गया। ठीक, ये बात चल रही है आजादी पूर्व। एक पॉइंट और बनाना। आजादी पूर्व संपूर्ण भारत 17 प्रांत व 565 रियासतों में विभक्त था। 17 प्रांत व 565 रियासतों में विभक्त था। ठीक, तो ये कहानी हो गई आजादी से पूर्व की। अब अगला हम कौन सा चरण लिख रहे हैं कि आजादी पश्चात मध्य प्रदेश की स्थिति। अगली हेडिंग है आजादी पश्चात मध्य प्रदेश की स्थिति, और मैं ये करवाऊंगा कल। ठीक, गुड़िया अपनी कोई सिस्टर है क्या यहाँ पे बेटा? अपनी कोई सिस्टर है यहाँ पे संस्थान में? नहीं? चलो, अगर किसी तरीके की कहीं पे भी, चाहे वो फॉर्मेशन में हो, चाहे वो सब्जेक्ट में हो, यहाँ तक कि इंदौर में जो बाहर से आए हैं, तुमको इंदौर में अगर किसी तरीके कैसी भी समस्या हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जैसी भी, सीधा संपर्क कर लेना। नाम है उत्तम। बस कोशिश करना कि जब भी मुझे कॉल करना या मैसेज करना, तो कॉल हो सकता है पहली बार में ना उठा पाऊँ, तो जब भी करना तो सबसे पहले अपना बोलते हैं क्या क्लास का, कि मतलब हो कहाँ से, बोलते हैं क्लासरूम कौन सी है, कुल मिला करके बैच का नाम बता करके और मैसेज छोड़ देना, ताकि मेरे पास में भी सेव रहे, तो मैं जनरली फ़ोन उठा पाऊँ। ये उस टाइम पे ये नंबर काम होता है। एक्चुअल में क्या है कि कई बार क्लासेस में हो सकता है जल्दबाजी में आंसर चेक हो नहीं पाते हैं,
तो कई बार आंसर अपन सीधा व्हाट्सएप में सेंड करके और वहीं पे अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर के रिमार्क, है ना। बाकी मिलते हैं कल यहीं से ना, ठीक है। अभी आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास होगी, सर आ रहे हैं पढ़ाने, कौन, कृष्णा सर। आप उनसे ज्योग्राफी संबंधी कैसे भी डाउट हो आसानी से क्लियर करेंगे और बढ़िया मास्टर हैं, बढ़िया पढ़ाएंगे, मज़ा आएगा। क्या बताएं बेटा? मध्यकालीन भारत, ठीक है, ओके। ये इतिहास का विषय है, हमारा सब्जेक्ट क्या था, गठन। गठन में वो तो इतिहास का, वो तो एमपी इतिहास जब पढ़ेंगे ना, तो कौन कौन सी रियासतें थी, वो चाहे तुम्हारी उज्जैन वाली हो, मालवा वाली हो, इंदौर वाली हो, ग्वालियर वाली हो, रीवा वाली हो, बुंदेलखंड वाली हो, भोपाल वाली हो, इनका तो अपन एमपी में इतिहास अलग से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और अभी सिर्फ मैं वो मतलब उन चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ जो काम आ रहा है किसमें, गठन में, कि किन किन चीज़ों को जोड़ करके मैं एमपी बना रहा हूँ 1 नवंबर 1956। समझ पाएगा। बाकी इतिहास तो एमपी का अलग से पढ़ना ही है अपन, ठीक। मिलते हैं फिर अपन कल। हाँ पहले हाँ, बस वही चीज़ें हम एक बार कल जैसे क्लास में आएंगे ना तो डिस्कस कर लेंगे। कई बार क्या होता है, मेंस के चक्कर में कई बार हमसे प्री हो जाता है, क्या स्किप हो जाता है। तो हम जनरली कोशिश ये कर रहे हैं कि जो जो सिलेबस हम मेंस के रिगार्डिंग क्लियर कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि उससे संबंधित आने वाले प्रश्न भी उसी के साथ कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एंड टाइम पर फिर प्री अलग मेंस अलग ऐसा फिर दिमाग में चलता है क्या बहुत सारे सवाल कि क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं। तो अभी से लेके चलेंगे ताकि दोनों चीज़ें साथ में कवर हो। क्लास में मेंस के टॉपिक में प्री के जो भी सिनेरियो होंगे उनको पूरा पूरा अपन साथ में लेकर चलें। ऐसा हर सब्जेक्ट में कर लेना तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। ये 25 मेंस तो अपना इस बार का प्री अभी मतलब, अच्छा जब प्री होगा तब ना, जनवरी फरवरी तक शायद मे भी हो जाना चाहिए प्री, बहुत टाइम है। इसके पहले अपन ने क्या किया है, ग्रेजुएशन में बी फार्मा किया हुआ है, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, सीधा पीएससी में आ गया ना। अगर देखिए, अगर पहली बार अगर आप ट्राई कर रहे हैं कि 2025 का मुझे देना है, तो एक शर्त पर दीजिएगा कि इन केस, भगवान न करे ऐसा हो, पर इन केस अगर प्री नहीं निकला तो डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि पहली बार अगर जा रहे हैं तो ये सोच करके जाइए कि अपना बेस्ट दे करके आऊँगा, और हो सकता है हो ही जाए, क्योंकि प्रिपरेशन वैसी कर लो कि हो ही जाए। हाँ, तो उसके लिए अपन प्रॉपर बना लेते हैं कि कैसा हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, क्या क्या हमें पहले से ही तैयार करके रखना है ताकि प्री के टाइम पर एक्स्ट्रा हमारे ऊपर बोझ ना पड़े। तो मेंस के टॉपिक के साथ साथ में प्री भी लेकर के चलो, उसी टॉपिक से गठन जैसे ही कंप्लीट होगा खुद देखना पाओगे कि इसमें मेंस और प्री में कुछ भी आ जाए आपका एक प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो प्री भी यही हो गया और मेंस भी यही हो गया, ठीक। बाकी अपन मिलते हैं फिर कल, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।